वो 32 दिनों बाद इस मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। आज उसने गुस्सा दिखाया है, अपने लिखे हुए से भी और अपने बोले हुए से भी। उसने कहा कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने कहा कि पार्लियामेंट अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। उसने कहा कि जब तक फुल कोर्ट बैठ के फैसला नहीं करता मैं वापस नहीं आऊंगा। सोचिए कि अगर यह बगावत का आगाज है तो बगावत का अंजाम क्या होगा। आप सब पर सलामतियों, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की आईनी दुरुस्तगी का तयन करने का कह दिया। उन्होंने कहा या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर ऑर्डिनेंस में तरामीम पर अमल दरामद का फैसला करे और तब तक चीफ जस्टिस जो है वो पहले वाली जजेस कमेटी को बहाल करें। मैं नई तश्कील करदा कमेटी में नहीं बैठूंगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही कमेटी नोटिफाई की गई, कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने लिखे गए खत में कहते हैं कि दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। यह नहीं बताया कि क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया गया और उसकी बजाय चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की दोबारा तश्कील पे सवालात भी उठाए। 3 सफ़ात पे उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसला दिया था। पार्लियामेंट की मुदाखलत के दरवाजे को उसी दिन बंद कर दिया गया था और फैसले में यह कहा गया था कि किसी तरमीम के जरिए अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो अदालत उससे निपटेगी। उसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है और जब तक कमेटी को असल हाल में आप बहाल नहीं करते मैंने शिरकत नहीं करनी। और यह वाज़े तौर पे उन्होंने आज कहा और सिर्फ कहा ही नहीं, लिखा और तमाम जस्टिस साहिबान को वो खतूत की कॉपियां जो हैं वो अरसाल कर दी। ये है बगावत का आगाज। यानी आप दबे लफ्जों पहले बात किया करते थे कि फलां नजरियात हैं, फलां नजरियात हैं, फलां नजरियात हैं, वो उसका हामी है, वो उसका मुखालिफ है, वो बीच का है। लेकिन अब तो खुल के बातें होने लगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान अपने 2 जो वो इख्तलाफी नोट थे उसके अंदर वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं कि इस फैसले को ना माने। जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उन्होंने उन दो को रगड़ा लगाया। 2 को रगड़ा लगाया जो पहले 8 को लगा गए थे और आजम नजीर तारर साहब ने कहा कि वो 2 के बारे में जो बात की वो गलत की। आज जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं या फिर हासिल की हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हम कलअदम करार देते हैं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से भी नहीं रोकता। उस 8 जजेस के लिखे गए तहरीरी फैसले में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान लें और इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अब इसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं बयान किया कि वो जो 39 थे उन्हें तो असेंबली सेक्रेटरीट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही बना दिया। फैसले में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुत्तसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन है और हुकूमत का चौथा सतून है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर यह लिखा है कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का एक अहम जुज है और जमहूरियत का इख्तियार जो है वो अवाम के पास है और आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अक्सरियती जजेस के फैसले के अंदर यह कहा गया कि हमारे जो फैसले थे उसके मद्दे मुकाबिल 2 अफराद ने भारी दिल से यह बता रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया और साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं है। उन जजेस ने यह कहा कि हमारा फैसला यानी 8 जजेस का फैसला आइन के मुताबिक नहीं है और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है, वो उसके मुतरादिफ नहीं है।
फैसले में यह कहा गया कि बतौर बेंच मेंबर्स वो कानूनी तौर पे हकाइक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं, और साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरी के राय पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अदालत ये लिखती है कि जिस तरीके से दो जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है, और ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से भी तजावुज कर गए, और दो जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर यह लिखा जाता है कि अदालतों ने यह यकीनी बनाना है कि अवाम के वोटों से मुंतखब अफराद जो हैं वो शफाफियत के तहत अपनी जिम्मेदारी संभालें। बतौर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर्स के हक के नुमाइंदगी पर समझौता न किया जाए। अब आप देखिए कि ये जो तफसीली फैसला है, अब इसके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कमीशन के 5 इजलास हो चुके हैं, अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। पार्लियामान का जो सेक्रेटरीट है वो एलामिया जारी करता है, नोटिफिकेशन बाकायदा पार्टी पोजीशन के हवाले से कि 39-41 कुछ नहीं होते, 80 के 80 होते हैं, और 80 के 80 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, मखसूस नशिस्तें इन्हें नहीं मिल सकती। अब जब आप वाज़े तौर पर तफरीक डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की पार्लियामान, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामान, जब ये आप ट्राइका बना के एक दूसरे के ऊपर तंज के नश्तर बरसा रहे हैं तो कैसे होगा? और फिर आप खुद ही एक तरमीम करके 3 सीनियर जजेस को कमेटी का हिस्सा बनाते हैं और उनको ये इख्तियार देते हैं, और आप उसमें इख्तियारात को कम करते हैं जो उस वक्त के चीफ जस्टिस होते हैं, उनके उमर अता बंदयाल साहब, उनके इख्तियारात को कम करके आप काजी फाइज ईसा साहब को बीच में शामिल करते हैं, और मंसूर और उसके अलावा एजाजुल हसन साहब जो थे वो उसके अंदर हिस्सा बने। एजाजुल हसन साहब निकल गए, अब मंसूर अली शाह साहब है। मंसूर अली शाह साहब हिस्सा थे तो उनके बाद मुनीब अख्तर साहब थे, वो भी हिस्सा थे। अब आपने एक को कम करना था, सीजे अपकमिंग सीजे को आप कम नहीं कर सकते थे, तो आपने ये सोचा कि तीसरे को कर देते हैं कम। तीसरा कम किया तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया, और वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो मंसूर अली शाह साहब के लिखे गए फैसले के ऊपर ये कहते हैं कि इनका फैसला ना माने, इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजते हैं कि इनका फैसला ना माने, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आप उन्हें बेंच का हिस्सा बनाते हैं, अपकमिंग चीफ जस्टिस के साथ बैठाते हैं। मैं नहीं कहता कि उन्हें नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन पैगाम क्या दे रहे हैं? फिर सवाबदीदी इख्तियार काजी फाइज ईसा साहब का था कि वो रख लेते मुनीब अख्तर साहब के बीच में, ये उनका इख्तियार था, लेकिन नहीं रखा उन्होंने निकाल बाहर किया। जब निकाल बाहर किया तो वाज़े तौर पे आप तकसीम का इशारा दे रहे हैं, आप रिफ्ट का बयानिया बना रहे हैं। तो जब आप बना रहे हैं तो फिर आप किसी और से उम्मीद क्या करते हैं कि वो बेहतरी का सामान करेगा? फिर किसी और से उम्मीद क्या करते हैं कि वो फैसलों पर अमल दरामद करेगा? फिर किसी और से उम्मीद क्या करते हैं कि अनरेस्ट का खात्मा करेगा? फिर किसी और से उम्मीद क्या करते हैं कि वो टर्मोइल के अंदर बेहतरी लाने के इकदाम उठाएगा? कतई तौर पे नहीं हो सकता। ये एक नई जंग का आगाज है, और कहा जाता था कि लड़ाई हुई, मुक्के मारे गए, लातों से बरसात की गई। ये उससे ज्यादा की बात है। ये जो तंज के नश्तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे पर बरसा रहे हैं, हमारी क्या औकात के इन जजेस के बारे में बात कर सकें, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई को हवा दे रहे हैं जो लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेगी, और अगर वो नहीं रुकती तो बहुत सौ को खसो खशाक की तरह बहा ले जाएगी। उस वक्त से बचिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।